गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लासरूम आपको क्लास 11th और क्लास 12th की मैथ्स क्लासेस को फ्री में प्रोवाइड करता है। तो जल्दी से खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को ये बात बता दीजिए कि क्लासरूम आपके लिए पूरी तरह से फ्री है और यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास 11th और क्लास 12th की जो भी क्लासेस आपकी छूट गई हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट तैयार है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लास हमारी क्लास 12th की क्लास है और इसमें हम अपने एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कर रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि से हमें जो क्वेश्चन लगाने थे उन्हें हमने सॉल्व कर लिया था। अभी हमने अपना पिछला चैप्टर कंप्लीट किया है जो कि था मैट्रिक्स, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन। ये दोनों चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लहजे से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स आपका जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और स्कोरिंग चीज़ें पहले कवर हो जाएं, ताकि आपके पास प्रॉपर टाइम हो रिवीजन करने का। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो आपका जो एक्सरसाइज है उसमें 20 क्वेश्चन है और उनमें से 5 में से हमने कुछ क्वेश्चंस को देख लिया था। अब बाकी बचे क्वेश्चंस में जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं आपको उन्हें बताती चलती हूँ। अब ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन आपकी इसी एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। पूरे इंटीग्रेशन का समझ लीजिए ये बेसिक्स है। और जब भी आप कोई भी तरीका लगाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत से मेथड होते हैं, कहीं आपको सब्स्टिट्यूशन करना होता है, कहीं पे आपको फॉर्मूला पुट करना होता है, तो आप किसी भी तरीके से लगाएं पर ये बेसिक तरीका हर जगह पर अप्लाई ही होना है। तो इसलिए जल्दी से इसे चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं रैंडमली आपके क्वेश्चन उठाऊंगी, लेकिन वो क्वेश्चन जो हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इससे हमें शुरुआत करने में आसानी होगी। क्योंकि आप जानते हैं स्टार्टिंग में आपको क्या करना होता है, थोड़ा इजी क्वेश्चन उठाना होता है, जिससे कि आपको करने का तरीका जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको एक पूरा फॉर्मूला जैसा दिया हुआ है या आप इसे एक्सप्रेशन कह सकते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। पहले आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना कंपलसरी होता है, जो कि होता है एक एस जैसा एक सिंबल, और पीछे dx लिखना भी कंपलसरी होता है। इसके अलावा आपने पिछले 2 क्लासेस मतलब यहाँ की 2 क्लासेस छोड़ करके पीछे जाइएगा, वहाँ पे आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर कई सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या फिर फंक्शंस को एक में ऐड करके एक एक्सप्रेशन बनाया गया हो तो उसका हम किस तरह से समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके हर एक्सप्रेशन में लगभग x आ रहा है, थर्ड वाले में नहीं आ रहा है पर फर्स्ट और सेकेंड में आ रहा है, और आपको x की रिस्पेक्ट में ही अपने क्वेश्चन को का सोल्यूशन निकालना है। तो और हर जगह पर बीच में प्लस लगा है। अब प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस और माइनस के लिए एक ही जैसा रूल है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इन फंक्शंस को अलग अलग कर सकते हैं और अलग करने के बाद तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं और बाद में तीनों को प्लस लगाकर कंबाइंड करके लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई चीज़ गुणा भाग करने वाली हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और आखिरी में आपके तीनों, यहाँ पर 3 है, 3 या जितने भी फंक्शन हो उनमें से कुछ भी अगर कॉमन लेने वाला हो तो आप कॉमन ले सकते हैं। और लास्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद में कांस्टेंट लिखना ज़रूरी होता है। लास्ट में आप प्लस में C लिख देते हैं, कैपिटल C। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन लगाएंगे और पहला फंक्शन लिखेंगे ax² और पीछे dx भी जरूर लिखेंगे।
अब आप जान जाइए कि जब भी आप अपने फंक्शंस को यानी अपने एक्सप्रेशंस को अलग अलग फंक्शन में स्प्लिट करेंगे यानी तोड़ेंगे, तो हर जगह पे जैसे यहाँ पर कंबाइंड इनको एक ब्रैकेट में लिखकर एक बार हमने एक सिंबल लगा दिया और एक ही बार dx लिख दिया, लेकिन जब आप इन्हें स्प्लिट कर रहे हैं तो आपको हर बार ये सिंबल लगाना है और हर बार ये x लिखना है, dx लिखना है। तो हमने पहली बार लिख लिया, फिर प्लस लगाया, फिर सिंबल लगाया और फिर अपना नेक्स्ट क्वांटिटी लिखी bx और इंटू dx, फिर प्लस लगा करके फिर सिंबल लगाया और अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है c इंटू dx। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है यानी x के रिस्पेक्ट में करना है, तो जिन भी चीज़ों में x लगा हुआ है हम केवल उन्हीं का समाकलन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर है तो इसका तो समाकलन हो जाएगा, यहाँ पर x है इसका भी समाकलन हो जाएगा, लेकिन ये जो a है, b है और c है ये कांस्टेंट है। अब इसकी जगह आपको कैसे दे सकते थे क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे सकते थे। देखिए आपके क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल वही है जो ये है। अब यहाँ पे a की जगह 4 है, b की जगह पर 3 है और c की जगह पर 2 है, तो ये a b c क्या हो गए, इस हिसाब से हमारे कांस्टेंट हो गए जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो जिन भी चीज़ों की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उनको ना ही हम कम कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा कर सकते हैं। और अवकलन क्या होता है, किसी भी चीज को छोटे पार्ट्स में काटना होता है और समाकलन क्या होता है, उन पार्ट्स को जोड़ करके फिर से एक बड़ा सा पार्ट बनाना होता है। तो हम ना ही जिस चीज का मान फिक्स है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, ना उसे हम छोटा कर सकते हैं और ना ही बड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए इनका ना ही समाकलन होता है और ना ही अवकलन। तो हम क्या करेंगे, a को बाहर लिख लेंगे। अब समाकलन का चिन्ह लगाकर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस b का भी समाकलन नहीं होगा तो b को बाहर लिखकर x इंटू डी एक्स और प्लस c का भी समाकलन नहीं होगा तो लिखेंगे अंदर केवल dx। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a का नहीं होगा तो a लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था जब हम x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो ये कैसे होगा, x स्क्वायर है और प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में यही चीज आ जाएगी। यानी जब भी किसी चीज का x की पावर n टाइप का होता है, यानी कोई भी चीज हो x की पावर n की फॉर्म में हो। अब n की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो x की पावर n के फॉर्म में है। और जब हम इसका समाकलन करते हैं यानी कि इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 हो जाती है और अपॉन में n प्लस 1 आ जाता है और लास्ट में c आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे x की पावर 2 था तो 2 में 1 जुड़ गया और बटे में भी 2 प्लस 1 आ गया। अब प्लस c आएगा, फिर यहाँ पर हम c नहीं लिखेंगे क्योंकि अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ c आएगा, फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे तब आएगा, फिर एक बार आएगा। तो हम क्या करेंगे, समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको 1 मिला, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 3 मिला और सबको आपने जोड़ करके 6 बनाया और 6 को लास्ट में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पर c ना लिख करके लास्ट में एक बार c लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। अब आपका a आपने नोट कर लिया है, एक्स स्क्वायर का समाकलन हो चुका है। अब समाकलन हो चुका है इसलिए हमें ये चिन्ह और dx लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब b का समाकलन नहीं हो सकता और x का हो सकता है, तो x का जब हम समाकलन करेंगे तो आप देख रहे हैं ये केवल x है, तो x को हम x की पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब x की पावर 1 में x की पावर n वाला आप देख सकते हैं कि ये x की पावर n के फॉर्म में बन गया, यानी n की जगह आप क्या है 1 है। जैसे यहाँ पर n की जगह पर 2 था, यहाँ पर n की जगह पर 1 है, तो फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर 1 प्लस 1 और अपॉन में भी 1 प्लस 1 और प्लस c होगा, उसको नोट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अब इतने का हो गया, b का हो नहीं सकता, x की पावर 1 का हो गया है इसीलिए हमने समाकलन और dx को हटा दिया है। अब c का नहीं हो सकता, इंटू अब dx का हमको समाकलन करना है। अब ये dx कौन सी क्वांटिटी होती है, dx एक क्वांटिटी है। हमारे पास एक x, मान लीजिए एक x लंबाई की एक छड़ है, मान लिया कि वो लोहे की छड़ है, यानी एक लोहे का आपके पास पाइप है। अब x लंबाई का है और हमें उसका अध्ययन करना है, हमें उस पर स्टडी करनी है और वो बहुत लंबा है, x लंबाई मान लीजिए बहुत लंबी है, हम पूरे पाइप का अध्ययन नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। अब वो जो छोटे से टुकड़े की लंबाई है वही dx कहलाती है, यानी हमने क्या किया, x का एक छोटा डेरिवेटिव ले लिया। तो
जब हमने बड़े से x को छोटा किया तो वो बना dx। अब जब हम dx को बड़ा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अवकलन और समाकलन क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब हमने x को लिया था और x का अवकलन किया था यानी डेरिवेशन किया था तो हमें dx मिला था, छोटा पार्ट। तो जब उस छोटे पार्ट यानी dx का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो इस dx का जब हम समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x, और लास्ट में जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल C मिल जाएगा। अब इसको हमने स्मॉल c मान लिया क्योंकि a और b क्या है, स्मॉल हैं। तो आई होप आपको दिख रहा है। अब आप इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके आगे हम क्या करते हैं, अपना आंसर नोट करते हैं। अब से हम थोड़ा सा ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। ऊपर आपको दिख रहा होगा, हाँ, अपना आंसर हम ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अभी आपने इतना सॉल्व तो कर लिया है, लेकिन अभी इसके आगे भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। कहीं कहीं प्लस माइनस लगे हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ इनटू और अपॉन में है उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर a लिखा हुआ है, ये a आ गया। x की पावर 2 + 1, अब हम जानते हैं 2 + 1 मिलकर 3 हो जाएगा, और अपॉन में जो 2 + 1 है वो भी मिलकर 3 हो जाएगा। प्लस b की पावर x की पावर 1 + 1 यानी x की पावर 2 अपॉन में 2, और प्लस cx, और आखिर में c आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। अब मैथ्स का ये नियम होता है कि आप जहां तक इसे सॉल्व कर सकते हो वहां तक सॉल्व कीजिए। तो हम इसे थोड़ा और सॉल्व करें अगर, तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों में x कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर हम x को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ax² / 3 प्लस bx/2, क्योंकि यहाँ x³ था, एक x ले लिया तो x² बचा, यहाँ x² था, एक x ले लिया तो x बचा, और c के पास बेचारा केवल एक ही x था तो वो पूरा ही बाहर ले लिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा, ये गरीब हो गया। और प्लस में जो c है उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें कॉमन वैसे भी नहीं है तो इसको बाहर ही रखेंगे, यानी c को क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर रखना है, और यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ये है सॉल्यूशन, और लास्ट में आंसर क्या आया है, 2 स्टेप ऊपर आ गया है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको दिख रहा होगा, ऊपर से नीचे तक का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ना आया हो तो आप क्वेश्चन को दोबारा मतलब वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, और अगर फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके आगे हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताऊंगी 11th, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए क्योंकि अभी आपने इसे पढ़ा नहीं है। इसको पढ़ते ही आपके लिए बिल्कुल ईजी होने वाला है। क्वेश्चन है हमारा समाकलन x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx, यानी कि x³ प्लस 5x² प्लस माइनस 4/x² dx, इसका आपको समाकलन करना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि आपको केवल प्लस और माइनस के रूल पता है। आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ प्लस और माइनस में दी हुई है, यानी कई फंक्शंस को जोड़ा या घटाया गया है, तो हम उन्हें अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके उनका आंसर निकाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में दी हुई है या फिर डिवाइड किया गया है किसी चीज़ से, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए अभी हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं पता है, जबकि फॉर्मूले होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमने अपनी पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है तो अभी हमें फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व नहीं करना है जिस तरह से फॉर्मूला लगाया जाए। वो जैसे जैसे हमको एक एक फॉर्मूला पता चलेगा, एक एक स्टेप पता चलेगा, वैसे वैसे हम अपने आगे की एक्सरसाइजेज में, आगे के चैप्टर्स में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको कॉमन सेंस लगाना सिखाता है। इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी बात क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका फॉर्म ऐसा भी हो सकता है कि आप उसका इंटीग्रेशन ना कर सकते हो, लेकिन उसे आपको इस तरह से बना लेना है कि आप उसका इंटीग्रेशन कर पाएं।
तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमें संभावना देखनी है। अब हमारे पास ये जो केवल एक्स क्यूब 5x² और -4 होता तब तो हम इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे, 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते और आराम से इजीली कर लेते। तो अब हम कैसे इसे केवल 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करें वो हम देखते हैं। अब देखिए आपके पास अपॉन में जो x² है, अपॉन वाला x² आप देख रहे हैं बड़ा सा अपॉन लगा हुआ है, x³ + 5x² और -4 के सबके नीचे ये x² लिखा हुआ है। तो सबके नीचे लिखे होने का मतलब क्या है, इन तीनों राशियों, इन तीनों एक्सप्रेशंस या ये तीनों फंक्शंस में x² का हम भाग कर सकते हैं। यानी कि पूरे के बटे में लिखा होने का मतलब क्या है, ये तीनों को डिवाइड कर सकता है। इससे हम इसे भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे इसे भी कर सकते हैं और पहले वाले को भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इनसे डिवाइड कर दें तो क्या होगा। डिवाइड करने पर हमको 1, 2 और 3 ही एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं डिवाइड। यहां पर लिख देते हैं x² से भाग करने पर, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अभी आप नए हैं इस चैप्टर के लिए तो आपको समझने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें करते जाएंगे तो ये बेसिक हैं। अभी आगे के क्वेश्चन इससे बहुत बड़े और खतरनाक होने वाले हैं, लेकिन आप डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो x² से जब हम भाग करेंगे तो क्या होगा, पहले हम ऐसे समाकलन का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको x³ अपॉन x² लिख देते हैं dx, यानी हम पहले ही स्प्लिट कर रहे हैं और x³ के अपॉन में हमने x² लिख लिया, आगे समाकलन का चिन्ह और पीछे dx लगा दिया। अब बीच में प्लस है क्योंकि प्लस के बाद 5x² है, तो प्लस लगा करके फिर हमने समाकलन का चिन्ह लगा लिया, 5x² लिखा और इसके बटे में भी स्क्वायर लिख लिया, x² लिख लिया, क्योंकि क्या है ये x² तीनों के बटे में है। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा लिया, समाकलन का चिन्ह लगा लिया, 4 अपॉन x² लिख लिया और इंटू dx लिख लिया। आई होप आपको दिख रहा होगा वहां तक। अब इसके बाद में हम इसे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। यहां पर आएंगे, अगर हम x² से x³ को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, ऊपर केवल x बचेगा और dx हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ x की घात 3 है और दूसरी तरफ 2 है। अब 2 से 2 तो हट जाएंगी तो 1 बचेगा, वही हमारा केवल एक अकेला x, इकलौता x बच जाएगा। फिर यहां से 2 से 2 पावर कट गई, केवल x बचा, यहां 2 से पूरी 2 कट गई तो केवल 5 बचा, यानी कि अगले स्टेप में क्या बचेगा, केवल 5 dx बचेगा। और प्लस अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर कहीं x है ही नहीं, यानी केवल 4 दिया हुआ है, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस है, केवल 4 दिया हुआ है और 4 के अपॉन में x² है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको 6th क्लास में ये बताया गया होगा कि अगर बटे में कोई चीज़ है और उसकी घात प्लस में है तो जब उसे ऊपर करते हैं यानी बटे के ऊपर यानी गुणे में करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे x की पावर -2, यानी यहाँ पर 4 बटे x की पावर +2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे x की पावर -2। जब भी कोई चीज़ नीचे होती है, अपॉन में होती है, उसको हम ऊपर करते हैं तो क्या होता है, उसकी घात अगर प्लस है तो माइनस हो जाती है और अगर माइनस है तो प्लस हो जाती। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाती, अब क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी। तो ये क्या टर्म बन जाएगा, x की पावर -2 और इंटू 4 तो आगे है ही और पीछे dx लग जाएगा। अब देखिए आपका वही क्वेश्चन उसी फॉर्म में बन गया जिसके बारे में हमें पता है, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे ये 3 एक्सप्रेशंस बन गए हैं जो 3 अलग अलग फंक्शन हैं। अब इनका हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके इनका हम समाकलन कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, या इंग्लिश वाले क्या लिख सकते हैं, आफ्टर इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग दीज फंक्शंस वी हैव। तो हम इनका समाकलन करते हैं स्टेप वाइज। अब हम जानते हैं कि x, केवल x लिखा होने का मतलब है कि ये x की पावर 1 है। किसी भी चीज़ की अगर कोई भी पावर ना लिखी हो तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो ये x की पावर 1 हो गई। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1। अब आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, ये आपने पिछले वाले अभी क्वेश्चन में देखा है।
कि पावर में 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा, और अपॉन में भी जो चीज़ यहाँ पावर में होगी वही अपॉन में होगी, बस ये समझ लीजिए, और पावर में 1 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर 5 × dx है। आप जानते हैं कि जो 5 है, 4 है, 3 है, या ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो उनका समाकलन अवकलन नहीं होता है। तो 5 तो हमारा बाहर आ जाएगा। अब इनटू में dx है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, देखिए जैसे आपने देखा कि dx यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर ये dx x क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहले से एक चीज़ थी जिसका हम समाकलन कर सकते थे। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें x है, जैसे कि हमें x के सापेक्ष ही अवकलन करना है या समाकलन करना है, तो x के सापेक्ष ही समाकलन करना है, और x हमें आगे पहले दिया है, चाहे x के फॉर्म में दिया या e की x के फॉर्म में दिया या x की पावर a की फॉर्म में दिया या x की पावर 3, 4, 5 कुछ दिया हुआ है। अगर पहले से x है यानी कुछ समाकलन करने के लिए हमारे पास कोई राशि है, तब तो हम इस dx का समाकलन नहीं करते हैं। लेकिन अब जैसा कि यहाँ पे केवल 5 है और 5 का होता ही नहीं समाकलन, तो बाकी क्या बचा, केवल dx बचा। तो अब इस बार हम क्या करेंगे, dx का समाकलन करेंगे। तो dx का क्या होता है समाकलन, आप जानते हैं कि जैसे हमारे पास x लंबाई की छड़ होती है, उसका अवकलन करते हैं तो एक छोटा पार्ट आता है dx। उसी तरह जब हमारे पास dx एक छोटी सी छड़ है, उसका जब हम समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। यानी dx का जो समाकलन है वो क्या होता है, x होता है माइनस। अब यहाँ पर 4 का भी समाकलन नहीं हो सकता, 4 को हमने ऐसे लिख लिया, x की पावर -2 का हो सकता है। अब आप देख रहे हैं ये भी x की पावर n के फॉर्म में है, भले इसके आगे माइनस लगा है तो इससे कोई मतलब नहीं। तो x की पावर -2, और क्या होता है, पावर में 1 जुड़ जाता है, -2 था पहले से और पावर में 1 जुड़ गया, और जो भी चीज़ आई है इसी से हम क्या करते हैं, एक बार डिवाइड कर देते हैं, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, प्लस कैपिटल C। अब इतना हमारा एक्सप्रेशन ये बन गया है जिसमें हमने पूरे का समाकलन कर लिया है, लेकिन अभी इसे हल करना बाकी है। तो उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, अब इसके नीचे भी नहीं दिखेगा, तो जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अपने सबसे नीचे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x की पावर 1 + 1, 1 + 1 मतलब 2 हो गया, और अपॉन में भी 1 + 1 मतलब 2 हो गया। फिर 5 × x को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा 5x - 4 × अब इसको थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। x की पावर में -2 + 1 है, एक तरफ -2 है, दूसरी तरफ +1 है, तो क्या होगा, अगर हम जानते हैं कि इनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो -2 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, +1 - 2। तो जब 1 से 2 घटेगा तो 1 से 2 घट नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो क्या होगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 1 घट जाएगा। जो आप ये समझिए कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 से 1 को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब कौन सी संख्या बड़ी है, आप जानते हैं कि 2 बड़ा है, तो 2 के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह आगे लग जाएगा। 2 के आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अगर यही होता +3 - 2, तो क्या होता, 2 और 3 के बीच का अंतर क्या है, 1 है, और बड़ी संख्या क्या है, 3 है, और 3 के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस, तो ये भी प्लस में ही उत्तर आता है। इसीलिए जब हम 3 - 2 करते हैं तो 1 आता है, जबकि -2 + 1 किया तो क्या आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ पर हमें मिला -1, यानी ये क्या हुआ, x की पावर -1 हो गई। और अपॉन में भी क्योंकि वही चीज़ सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी -1 आएगा, और आखिरी में आ जाएगा C। अब इसको हम और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ये हिस्सा हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, 5x पूरा सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ अपॉन में -1 है। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब एक माइनस का दूसरे माइनस से मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। तो ये हो जाएगा +4। अब x की पावर -1 है, मैंने आपको बताया था कि जैसे x की पावर +2 थी अपॉन में, तो उसको जब हमने इनटू में किया था तो वो -2 बन गई थी। तो अब इसी -2 को हम फिर से नीचे ला सकते हैं। वैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर x की पावर -1 है, तो अगर इस पावर को ये इनटू में है, अगर इनटू से इसे अपॉन में लाया जाए तो क्या हो जाएगा, x की पावर +1। और +1 पावर को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम केवल x भी लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ की पावर
प्लस में अगर 1 होती है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसे हम हटा देते हैं। तो x² 2 हो गया प्लस 5x हो गया, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया 4 हो गया। x की पावर -1 इंटू में था तो अपॉन में किया तो +1 हो गया और लास्ट में लग गया c। अब यही आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं।